तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया साइज लोकेशन ज़ीरो टू हीरो लेवल। अगर आपने कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके ही लिए है, और अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन के लिए भी ये वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा देगी। सो लेट्स जंप इनटू द लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एज यू नो कि भारत बहुत ही पुरानी सभ्यता है, मतलब यहाँ लोग बहुत ही हज़ारों साल से रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इन दिस 5 decades 50 years इंडिया अचीव्ड मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी कि इन 50 सालों में इंडिया ने बहुत ही अच्छी मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है। प्रोग्रेस मतलब विकास। और 1 decade इक्वल्स टू 10 year। यहाँ पे 50 years लिखा गया है, तो 1 decade इक्वल्स टू 10 years। सो सिमिलरली 5 decades इक्वल्स टू 50 years। India has moved forward in agricultural, industrial, technological and economical development। तो इंडिया ने इन चारों ही सेक्टर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो या वो इकोनॉमिकल सेक्टर हो, इन चारों ही सेक्टरों में इंडिया ने बूम कर रखा है। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। पर कैसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत से ही फैली हुई थी। ज़ीरो, आर्यभट्टा का ज़ीरो इंडिया से ही आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया से था। बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म इज़ ऑल्सो इंडिया। एंड अर्थशास्त्र बाय चाणक्य इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। सो दीज आर दी थिंग्स दैट आर फ्रॉम इंडिया विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इसलिए इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लोकेशन। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्लोब। तो जो हमारी ग्लोब है यानी कि ये अर्थ, इसको 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब ये ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन जाती है ये 0 डिग्री इक्वेटर होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। और इस एक पार्ट को यानी कि इस एक पार्ट को बोलेंगे हम हेमिस्फीयर। सो ग्लोब के बारे में हमको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें मिल गई है अब। ओके, सो नाउ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। So imaginary lines plotted on earth axis to know the exact location of a place। अब ये क्या चीज़ है? So latitudes and longitudes are nothing, मतलब ये कुछ भी नहीं है यार, ये बस imaginary lines है, यानी कि वास्तविक लाइन्स हैं जो कि हमारे अर्थ में प्लॉट की गई हैं, और इनसे हम अर्थ की लोकेशन एक प्लेस की जान सकते हैं। तो जैसे हमारी अर्थ है, इसमें एक इस प्रकार की लाइंस प्लॉट की है और एक इस प्रकार की लाइंस प्लॉट की गई हैं। तो इनमें से जो ये वाली लाइन होती है, ये लेटी हुई, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और सिमिलरली जो लाइन ऐसी वाली होती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो ये वाली हो गई लैटिट्यूड्स और ये वाली हो गई लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें से एक लाइन याद कर लीजिए जो बीच से जाती है, लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर। ये वाली लैटिट्यूड होगी और ये वाली लॉन्गिट्यूड। और इनसे हम क्या जानते हैं? किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन। बस इतना ही जानना है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, कि लेटी हुई लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन इज अवर लॉन्गिट्यूड। सो एंड दिस लैटिट्यूड इज 0 डिग्री इक्वेटर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ। और ये पूरी ऐसे गोल घूमती है। ये बस इतनी नहीं है, ये पूरी गोल घूम के आती है ऐसे। और ये वाली लाइन भी ऐसे पूरी ऐसे आती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, large country lying entirely in the northern hemisphere।
तो अभी हमने हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया है हमारा ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के कम्प्लीटली ऊपर हमारा इंडिया लाई करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इंडिया लाइज एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर के कम्प्लीटली ऊपर लाई करता है हमारा इंडिया। ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे लिखा है इंडिया लाइज कम्प्लीटली एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो इंडिया mainland extend between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। अब ये क्या लिखा है, इसमें हमारे इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। यानी कि इंडिया को अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जानना चाहेंगे तो हमें क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिससे हम इंडिया को लोकेट कर पाएंगे ऑन द ग्लोब। तो अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। तो इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री, इसको पढ़ते हैं डिग्री, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये जो है इसको मिनट पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 67 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स ऐसे वाली लाइन होती है। तो इंडिया की लैटिट्यूड्स ये इंडिया की लैटिट्यूड। एंड सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम इस लाइन में डाल देंगे। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इंडिया के क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ divides the country almost into 2 equal parts and it passes through। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक लैटिट्यूड है और ये इंडिया कंट्री को 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि नॉट ऑलमोस्ट इक्वल बट जस्ट नॉट इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये साउदर्न पार्ट हो गया और जो इसके बीच से जा रही है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये लाइन इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसकी लैटिट्यूड्स की वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और ये कौन से स्टेट से पास होती है तो यहाँ पे लिखा रखा है, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। सो फर्स्ट स्टेट इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से ये लाइन पास होती है। यहाँ पे लिख दिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें बस याद करने की चीज़ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू और ये किन स्टेट से पास करती है बस। और ये कंट्री को हमारे ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है बस। ओके, in southeast of Indian mainland lies Andaman Nicobar Island and in southwest Lakshadweep Island। अब ये क्या लिखा है, तो अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाली डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ। और ये राइट हैंड साइड वाली को बोलते हैं ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाली को बोलते हैं वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो अगर ये होगी डायरेक्शन तो ये होगी नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट और ये इसको वैसे पढ़ते हैं साउथ वेस्ट और इसको पढ़ते हैं साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, यानी कि इंडियन मेनलैंड ये रही इसके साउथ ईस्ट में, यानी कि इसके साउथ ईस्ट में, इस साइड में साउथ ईस्ट में लाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि यहाँ पे
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज करते हैं, जो कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, इंडिया के मेनलैंड के नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो ये रहा ईस्ट पार्ट और ये रहा साउथ पार्ट। तो साउथ ईस्ट पार्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है, एंड इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड, और ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ। तो इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाइज, तो ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अंडमान। तो इन इंडिया के दोनों साइड में ये आइलैंड लाई करते हैं, एंड दीज आर यूटीज ऑफ इंडिया। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज। इस वीडियो में पढ़ेंगे साइज के बारे में। ओके, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स for 2.5% of total geographical area of the world, and India is the 7th largest country of the world. Okay, so इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये जो पूरा है एरिया इंडिया का, इसका पूरा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, यानी कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का एरिया बस 2.5% है आउट ऑफ 100%। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इंडिया का एरिया कितना है और इंडिया का एरिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कितना है। एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया पूरे विश्व में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड टोटल कोस्ट लाइन ऑफ mainland including Andaman, Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि ओनली लैंड, ये वाली जो लैंड से कनेक्टेड है, ये पूरी लैंड बाउंड्री इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जो इन सी से मिली हुई कोस्ट लाइन है, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा कोस्ट लाइन यहाँ तक, इसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। और इसमें जो हमने यहाँ पे अभी अंडमान निकोबार आइलैंड पढ़े और यहाँ पे लक्षद्वीप पढ़ा, और इसमें इन दोनों की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो लैंड बाउंड्री मतलब ये वाली बाउंड्री, इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन यानी कि ये वाली वैल्यू है और इनको इंक्लूड करके उसकी वैल्यू है 7,516.6 किलोमीटर। तो हमारा ये भी समझ में आ गया। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि नॉर्थ में, ये दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पूरी कंप्लीटली तरीके से इन यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि हिमालयन रेंज से कवर है। और यहाँ पे यंग क्यों लिखा है? क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यंगेस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ पार्ट हो गया। तो यहाँ से पूरा ये हिमालयन रेंज जो है हमारी, its extension divides the Indian Ocean into two parts, Arabian Sea on west and Bay of Bengal on east। तो हमारी जो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि हिमालयन माउंटेन्स की रेंज है, उसी का ये पार्ट एक एक्सटेंशन है, यानी कि उसी को आगे से खींचकर ये पार्ट आया है, तो ये एक्सटेंशन है। और ये इस इंडियन ओशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये पार्ट, एक ये पार्ट। और जो ये वाला पार्ट होगा ईस्ट में, इसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट में होगा इसको बोलेंगे अरेबियन सी। तो ये मैं आप अच्छे से समझाएगा। ये हमारे हिमालयन माउंटेन्स हो गई और उसी का एक्सटेंशन ये पार्ट हो गया, और इंडियन ओशन ये रहा, ये पूरा। अब इसी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमारा ये एक्सटेंशन,
ऑन दी राइट बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours and hence the time is measured along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minute east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, taken as standard meridian time for the whole country। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लैग है, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लैग है। यानी कि अगर यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पे लगभग 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा टाइम गैप है क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे आप समझ सकते हो अगर यहाँ पे शाम होने वाली होगी तो यहाँ पे शाम हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हेंस द टाइम इज़ मेजर्ड अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडिया के बीच से एक लाइन पास करती है जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर एंड उत्तर प्रदेश। तो ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करती है और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड जो बेस वैल्यू होती है उस तरीके से इस लाइन को लिया गया है ताकि पूरी ही कंट्री की एक एग्जैक्ट यानी कि प्रिसाइज टाइम की वैल्यू हमको मिल सके। तो इसलिए हमने इस लोकेशन को यानी कि मिर्ज़ापुर लोकेशन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के उससे लिया गया है, जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यानी कि ये टाइम फिर पूरे ही कंट्री में एक स्टैंडर्ड तरीके से फैलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे भी 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पे भी 4 ही बज रहे होंगे। और ये रहा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग फ्रॉम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। Okay, so here's a note. Latitudinal extent influence the duration of day and night, and longitudinal extent influences season. So जो हमारी latitudes हैं यानी कि लेटी हुई लाइन वो इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो ये हमारी होगी latitudes। तो ये जब घूमेंगी तो अर्थ भी घूमेंगी और जो यहाँ से सन से रेज आएंगी जो इस पार्ट पे पड़ेंगे उस पार्ट पर डे होगी, पर जो पीछे वाला पार्ट होगा वहाँ नाइट होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि ये जो रात और दिन होता है वो लैटिट्यूड्स के ही लैटिट्यूड से ही होता है, क्योंकि लैटिट्यूड से अगर मूव नहीं करेंगे तो अर्थ भी मूव नहीं करेगी। तो अर्थ बस यहीं पे स्टिल रहेगी, तो बस खाली यहीं पे डे होगा, यहाँ पे नाइट नहीं होगा। तो जो भी रोटेट्स करेंगे तो तब यहाँ पे डे होगा, फिर यहाँ पे नाइट होगा, फिर जब ये यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट होगा। एंड लॉन्गिट्यूडनल इन्फ्लुएंसेस सीजन, और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स थी यानी कि ये वाली, ये इन्फ्लुएंस करती हैं सीज़न, यानी कि विंटर सीजन, समर सीजन, वो लॉन्गिट्यूड्स की वजह से होता है। 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बस फैक्ट है। सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। तो आप बस रशिया और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया याद कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में होगी रशिया, फिर सेकंड में होगी कनाडा और 7th लार्जेस्ट यानी कि इंडिया और उससे एक बड़ी ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 अगर आपको याद करना तो याद कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा, यूएसए, ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। ये देख सकते हैं इंडिया से लेकर रशिया तक का इतना गैप है। जैसे इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वैसे रशिया का 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है एरिया। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। So here is a question. Why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India? तो जो अभी हमने पढ़ा था
स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, उसी को ही क्यों लिया गया है एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। अब क्यों लिया गया है, क्योंकि वो एक तो कंट्री के मिडवे पड़ता है, यानी कि कंट्री के एकदम एग्जैक्टली बीच में पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ ले लेंगे तो ये इन वाले के लोगों के लिए पार्शियलिटी होगी, और अगर ज़्यादा यहाँ ले लेंगे तो इन लोगों के लिए पार्शियलिटी होगी। तो एक मिडवे यानी कि बीच का रास्ता निकाला गया है, इसलिए इसको टेकन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और एक बैलेंस टाइम मिलेगा एंड ईजी टू कैलकुलेट टाइम जोन्स। तो अगर साइड में होगा ना तो टाइम जोन्स अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे, पर अगर बीच में होगा तो टाइम जोन्स भी अच्छे से कैलकुलेट होंगे और टाइम भी एक प्रिसाइज और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्वेश्चन 2, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो दिन और रात है वो हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर, कि वो कन्याकुमारी में उतना फेल्ट नहीं होता है जितना कश्मीर में हमको दिन और रात का आभास होता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड्स। हमने जो पढ़ा था ऊपर पे कि लैटिट्यूड्स इन्फ्लुएंसेस डे एंड नाइट। तो कन्याकुमारी का लैटिट्यूड बहुत ही कम है, बट कश्मीर का लैटिट्यूड्स बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए कश्मीर में हमको ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है डे एंड नाइट का, बट कन्याकुमारी में हमको उतना नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कन्याकुमारी के लैटिट्यूड्स इज़ 8 डिग्री नॉर्थ विच इज़ अ लो लैटिट्यूड, एंड कश्मीर 35 डिग्री नॉर्थ विच इज़ अ हाई लैटिट्यूड। सो आई होप यू विल गेट योर आंसर कि लैटिट्यूड्स इन्फ्लुएंसेस डे एंड नाइट एंड लॉन्गिट्यूड्स इन्फ्लुएंसेस सीजन्स। तो इसलिए डिफरेंस कन्याकुमारी में फेल्ड ज़्यादा होता है देन कन्याकुमारी, मतलब देन कश्मीर। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडिया के साथ ही साथ वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे। इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, एंड इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो यानी कि जो ये इंडिया की लोकेशन है ना, ये बहुत सेंट्रल लोकेशन है, यानी कि बहुत बीच में है, जिससे इंडिया को स्ट्रेटेजिकली और डिफेंसली बहुत हेल्प होती है। बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, तो ये रहा अपना ईस्ट एशिया और ये रहा वेस्ट एशिया, तो इसके बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। एंड इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो अगर ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है तो इंडिया इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है। जैसे हमने पढ़ा कि हिमालयन का एक्सटेंशन ये रहा, तो वैसे एशियन कॉन्टिनेंट का एक एक्सटेंशन इंडिया है। ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया, तो इंडिया एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ दिस होल एशियन कॉन्टिनेंट, साउथवर्ड एक्सटेंशन। ट्रांस इंडियन ओशन रूट which connects the countries of East Asia provides a strategical central location to India. Thus, India have close contact with West Asia, Africa and Europe. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रांस इंडियन ओशन रूट, तो इंडिया से जो भी सारे ओशन रूट्स होते हैं वो इंडिया को कनेक्ट करती हैं ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करती है इंडिया की ये वाली लोकेशन। और इंडिया के क्लोज कांटेक्ट है विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो इंडिया के अच्छे लोकेशन के वजह से इंडिया के क्लोज कांटेक्ट है सभी नेबरिंग कंट्रीज़ और दूर की कंट्रीज से। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एंड पोजिशन ऑफ इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो जो इंडिया है उसकी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में, वो इंडिया को एक अच्छी पोजीशन देती है इस बड़े से समुद्र में। तो इसी वजह से जो इंडियन ओशन है वो नाम रखा गया है इस ओशन का, और ये नाम जस्टिफाई भी करता है क्योंकि इंडिया इसके यहाँ पे पूरा बॉस जैसे बना हुआ है, और इंडिया इस पार्ट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जो हमने पढ़ा है। जो यहाँ पे है वो है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। ये तो यहाँ पे होगा या तो ये यहाँ पे होगा। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एंड पोजिशन ऑफ इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इंडियन ओशन क्यों नाम पड़ा गया है इंडिया के हिसाब से। Okay, so do you know, just a fact, since the opening of Suez Canal in 1869,
इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर, यानी कि सुएज़ कैनाल के ओपन होने के बाद इन 1869 इंडिया की डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर कम हो चुकी है। तो ये इंडिया है और ये यूरोप है। तो पहले जब सुएज़ कैनाल नहीं था, इंडिया को पूरा घूम के, यहाँ से घूम घूम के जाना पड़ता था, पूरा 7,000 किलोमीटर ज़्यादा घूम के। पर जब से इस सुएज़ कैनाल, यहाँ पे सुएज़ कैनाल खुला है, तो तब से यूरोप जाने में इंडिया को बहुत ही आसानी हो गई है। तो ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर्स कम हो गए हैं सुएज़ कैनाल खुलते हुए इन 1869। सो इट्स जस्ट अ फैक्ट बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर नॉट asked in your paper, so if you will read it you will know, not for examination purposes. Do you know, in 2004 Indira Point, the southernmost point of India, got submerged in water during the 2004 tsunami. तो 2004 में इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो 2004 की सुनामी में डूब गया था। तो ये है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये है यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो जैसे ये इंडिया है तो अंडमान निकोबार यहाँ पे, तो यहाँ पे है अपना इंदिरा पॉइंट, मतलब इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये 2004 की सुनामी में पूरा डूब गया था, और इसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। India's relationship with other countries are much older in land routes than maritime contact. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया के कॉन्टैक्ट्स विद अदर कंट्रीज़, यानी कि इंडिया की दूसरी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप आर मच ओल्डर इन लैंड रूट्स, यानी कि इंडिया की लैंड रूट से ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप है देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट इज़ बेसिकली ओशनिक रूट्स। तो इस लाइन में ये लिखा गया है कि इंडिया की रिलेशनशिप लैंड पार्ट से ज़्यादा ओल्डर है, वे मोर ओल्डर है देन ओशनिक रूट्स। तो ये सिल्क रोड है, सिल्क रोड फेमस रोड जिसमें से सारे ट्रांसपोर्ट्स किए जाते थे, गुड्स एंड लगेजेस। Ideas of Upanishad, Ramayana, stories of Panchatantra, Indian numerals, decimal system, spices and muslin could reach to other parts of world through these land routes. तो अभी जो हमने सिल्क रूट के बारे में बात करी है, यानी कि लैंड रूट्स, तो इसी की वजह से इंडिया के सारी ये चीज़ें, रामायणा, उपनिषद, पंचतंत्र, इंडियन डेसिमल सिस्टम, इंडिया के मसाले, और ये मुस्लिन क्लोथ। सो मुस्लिन इज़ जस्ट अ क्लोथ जिस विच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। तो ये सारी चीज़ें इंडिया से बाहर जा सकी इन्हीं लैंड रूट्स के ज़रिए, विच इज़ अ सिल्क रोड। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं कि उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, स्पाइसेस एंड मुस्लिन कुड रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दीज लैंड रूट्स। तो ये रहा रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, मसालेस एंड मुस्लिम क्लॉथ। Similarly, influence of Greek sculpture and the architectural style of domes and minarets from West Asia can be seen in India too. तो अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो इंडिया से अंदर भी बहुत चीज़ें आएंगी। तो इन्फ्लुएंस हुआ ग्रीक स्कल्पचर का, ये ग्रीक स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब स्क्रप्चिंग यानी कि पत्थर से मूर्ति बनाना। तो वो भारत मतलब साउथ वेस्ट एशिया से वो इंडिया में आया ग्रीक स्कल्पचर। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स, तो ये जो डोम और मिनारेट्स हैं तो वो भी बाहर से इंडिया में आया थ्रू दीज लैंड रूट्स विच कैन बी सीन इन इंडिया टू। तो अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो इंडिया से अंदर भी आएंगे थ्रू दीज लैंड रूट्स। इंडियाज नेबर विच इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। इंडियाज ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया है और ये नॉर्थ एशिया है। तो इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिससे वो सारी ही कंट्रीज से कनेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। एंड इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि इंडिया के 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं।
do you know do you know, before 1947 there were two types of states, the provinces and princely. तो हमारी इंडिपेंडेंस होने से पहले, यानी कि हम स्वतंत्र होने से पहले, यानी कि 1947 से पहले इंडिया के दो टाइप ऑफ स्टेट्स थे, द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली. तो जो प्रोविंसेस थे वो रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यानी कि अंग्रेज़ों से डायरेक्टली रूल किए जाते थे प्रोविंसेस, एंड प्रिंसली स्टेट बाय हेरिडिटरी रूलर्स और किंग्स ऑफ दैट एरिया. तो प्रोविंसेस तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स और प्रिंसली राजाओं महाराजाओं से रूल किए जाते थे. बट एक फैक्ट है कि जो ये प्रिंसली स्टेट थे ना, यानी कि जो राजाओं से रूल किए जाते थे, वो भी इनडायरेक्टली इन प्रोविंसेस से सारी चीज़ें पूछते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स से. एक सेकेंडरी पावर इनके पास थी, प्राइमरी पावर तो ब्रिटिशर्स के पास ही थी. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश and southern neighbor across the sea are two islandic countries which are Sri Lanka and Maldives. तो अब यहाँ पे इंडिया के नेबर्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन है. तो फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान. तो इंडिया का पहला नेबर है पाकिस्तान, ये रहा, जो कि इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान. देन सेकंड इज़ अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान कैसे शेयर करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट शेयर करता है. एंड चाइना, ये रहा पूरा चाइना. और तिब्बत पहले एक अलग कंट्री थी, पर अब तिब्बत में चाइना का राज हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे तिब्बत भी लिखा गया है. इस यहाँ पे कहीं पे है तिब्बत. तो चाइना तिब्बत भी इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है. ये रहा नेपाल, फिर भूटान, ये रहा, और फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश. तो ये तो सारे नॉर्थ में हो गए पूरे हमारे नेबर्स. कुछ नेबर्स हमारे समुद्र के पास भी हैं, यानी कि साउथ में भी हैं, अक्रॉस द सी, जो कि हैं दो आइलैंडिक कंट्रीज़ विच आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो यानी कि ये तो सारे हमारे हो गए नॉर्थ में, और साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो ये जो दो हमारी कंट्रीज़ नहीं, मतलब हमारे नेबर्स हैं, ये हमारे नेबर्स हैं ऑन दी नॉर्थ विच इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो ये आप याद रख सकते हो. Another, do you know, Sri Lanka is separated from India by narrow channel of sea formed Pak Strait and Gulf of Mannar, while Maldives to the southern of Lakshadweep Islands. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंडिया है वो पाक स्टेट से श्रीलंका और बीच को अलग करता है, यानी कि ये पाक स्टेट इज जस्ट अ नैरो चैनल ऑफ वाटर, और ये श्रीलंका मालदीव्स को डिवाइड करता है, यानी कि ये इंडिया है. तो यहाँ पे पाक स्टेट है, तो ये श्रीलंका डिवाइड हो रही है इंडिया से, और श्रीलंका से ही मालदीव्स डिवाइड हो रही है. तो इस जस्ट डू यू नो. ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड्स, यानी कि हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, दी एंड. तो अब नेक्स्ट वीडियो किस में आ सकती है, तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज और मैप स्किल्स, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ेंगे और अच्छे से मैप स्किल्स पढ़ेंगे थ्रू दीज ब्यूटीफुल इमेजेस एंड डायग्राम्स. तो फिर इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगली वीडियो में, यानी कि चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन फुली कंप्लीट विद थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसेस. तो बस फिर इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो अपडेट. सो लेट्स गो, बाय बाय.